अधिवक्ताओं के इसी तरह से एओआर हो गया, हाँ। बैठने की व्यवस्था की बात हो गई और 4-5 चीजें थी। एक व्यवस्था, एक समस्या और है कि एडवोकेट को प्रताड़ित किया जाता है प्रशासन के द्वारा, देखिए सर, या उनको सर, बेमतलब का परेशान किया जाता है। ये चीजें इस कभी पर रुकेंगी नहीं। जी जी, ये चीजें यहाँ पे एटीट्यूड और ईगो की बात होती है। हाँ हाँ जी ये जी, चीजें रुकेंगी नहीं। हाँ, लेकिन इसके लिए अगर जेन्युइन ये मुद्दा आता है सामने, हाँ, हाँ। तो उसकी दुरुस्त कार्रवाई करने की अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए तो इस पर तो कुछ रोक लग सकता है। वो थ्रेशोल्ड पे आ चुका है। बहुत जैसा कि बीसीआई के तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन है, वो थ्रेशोल्ड पे आ चुका है, कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है आने वाले देखते हैं आने वाले 4-5 महीने के अंदर। चलिए, आपको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। ईश्वर करे आप पुनः जीत कर फिर आए। मेरी 2 लड़ाई अभी है, अगर मैं जीत के जाता हूँ दोबारा बता दिया जाए। 2 लड़ाई है। क्लेम जो वेलफेयर के पैसे का जो अभी हाँ, तक अटका हुआ है 6 लाख, मेडिक्लेम, डेथ क्लेम बहुत सारा पेंडिंग है, वो डबल 2.5 गुना कराने का मेरा जो है। और अगर नहीं हुआ तो हाँ बिल्कुल, 5 रुपए से 25 रुपए वेलफेयर स्टाम्प हो गया। हाँ, तो इसमें लेकिन अधिवक्ताओं का वेलफेयर फंड का पैसा बढ़ा नहीं। इसमें हम मेरा है कि भाई हम लोग कलेक्टिव एफर्ट से रीट फाइल करके इसको कराएंगे। गलत लोगों के हाथ में एसोसिएशन चला गया है तो वहाँ वकीलों के हित में कार्य नहीं हो पाता है। जी जी, और सारे पैसे का बंदर बांट कर लेते हैं लोग आपस में। ट्रांसपेरेंसी ही रहे, हाँ। इसके लिए आपके पास क्या योजना है? ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि ऑनलाइन व्यवस्था जो रजिस्ट्रेशन का है, जो वित्तीय व्यवस्था है, सबको ट्रांसपेरेंट रहे और ऑडिट समय से ऑडिट समय से होना चाहिए। ऑडिट नहीं होने के चलते हम लोग कई तरह के लॉस में हैं। मसलन जो कोरोना के काल में हम लोग को अनुदान नहीं मिल पाया सरकार से, सिर्फ ऑडिट नहीं होने के कारण। ऑडिट रिपोर्ट मांगा जा रहा था जो हम लोग पेश नहीं कर पाए बार काउंसिल के माध्यम से। इस कारण से हम लोग को अधिवक्ताओं को अनुदान से वंचित रहना पड़ा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जब इस घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मुझे काफी दुख हुआ। और कभी कभी तो लगता है कि ऐसे घटनाओं में माने हम कलम के सिपाही जरूर हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति होगी और हमारे अधिवक्ता भाइयों के स्वाभिमान के साथ अगर कोई इस प्रकार से धांधली करेंगे तो इसके लिए हम एक क्रांतिकारी अधिवक्ता मंच आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस जानबूझकर अधिवक्ताओं को टारगेट करती है, कोई बहाना ढूंढती है कि अधिवक्ताओं को कैसे? मेरे भी जमीन पर एक माफिया ने कब्जा करना चाहा तो मैंने उसकी शिकायत थानेदार को की। थानेदार ने मेरा शिकायत नहीं सुना। मैं डीएसपी के पास गया, उन्होंने भी नहीं सुना, इसलिए कि थानेदार डीएसपी मिले थे। मैं डीजीपी को आकर यहाँ अपनी शिकायत की। डीजीपी यहाँ से जांच के लिए भेजे, सुनते चलिए, और डीजीपी का जांच डीएसपी किया। वो मेरा स्वजातीय डीएसपी है, लेकिन महाभ्रष्ट है, सत्येंद्र कुमार सिंह चकिया। और मैं पुनः यहाँ आकर बैठा हूँ। चुनाव में अगर जीतती हैं तो आप अधिवक्ताओं के लिए क्या काम करेंगी? अधिवक्ताओं के लिए मेरा यह है कि आपकी आवाज, मतलब हमारे अधिवक्ताओं को जिस जिस चीज का है कि हमारा ये नहीं, हर चीज तो एक बार में पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन हर उसमें हम प्राथमिकता को लेंगे कि क्या प्राथमिकता है, उसके बाद सेकंड, इस तरह से हम उस चीज को हम करना चाहिए। आप देख रहे हैं केवल सच। और इसमें कई वरीय पदाधिकारी भी हैं जो पहले भी रह चुके हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं। अभी एक हमारे बीच अधिवक्ता हैं, मैं इन्हीं से जानता हूं। सर, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया अपना परिचय देते हुए बताएं कि कैसा रहा बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव और काउंटिंग किस प्रकार से चल रहा है, क्या उम्मीद करते हैं, कैसा किस प्रकार के कैंडिडेट इस बार जीतने वाले हैं, और क्या आपने भी चुनाव इस बार लड़ा है? मैं भी कैंडिडेट हूँ और मेरा नाम जयशंकर प्रसाद सिंह हुआ। एडवोकेट एसोसिएशन में हम सेक्रेटरी जनरल हुए। जी जी, और कैंडिडेट के रूप में है। चुनाव अच्छा हुआ है, निष्पक्ष हुआ है, और काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है कल से 27 तारीख से। और निष्पक्ष काउंटिंग हो रही है, अभी बंडलिंग हो रहा है, सब बंडल बनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जीत सुनिश्चित हो। अंदाज कितना दिन तक ये काउंटिंग चलेगा सर? लगभग 1 महीना तक चलना चाहिए। क्यों? इसका वजह इसलिए इतना कि लंबा? अभी प्रक्रिया है, इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट होगा, पुनः सेकंड होगा, थर्ड होगा, इस तरह से लंबी प्रक्रिया होती है, जिसके चलते उम्मीद किया जा रहा है कि लगभग 1 महीना तक काउंटिंग होगा। सर, मुझे जहाँ तक जानकारी, आप इस बार एडवोकेट एसोसिएशन का भी चुनाव जी जीते हैं और वहाँ हम सेक्रेटरी जनरल और बहुत बम्पर वोट से आप जीते थे।
741 वोट आया था। चलिए, चलिए, सेकंड थे उनसे 329 बहुत बहुत बधाई आपको। और सर के पास आते हैं। सर आप अपना परिचय देते हुए इस चुनाव के बारे में कुछ मेरा बताएं। नाम है सुदामा राय, प्रैक्टिस करता हूँ आरा सिविल कोर्ट में। जी जी। 3 बार जीत चुका हूँ। बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव अब चौथा बार लड़ा। वाह वाह, मैं अग्रिम आपको बधाई देता हूँ कि आप इलेक्शन इस बार जरूर जीत कर आए। बहुत अच्छे ढंग से हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं है, काउंटिंग भी शुरू हो गई। चलिए सर, आप अपना परिचय देते हुए बताएं सर। मैं राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे, मेरा निक नेम पप्पू दुबे है, जिसके नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। मैं मोतिहारी का क्रिमिनल साइड का प्रैक्टिशनर हूँ और वर्तमान में बिहार स्टेट बार काउंसिल का मेंबर रहा हूँ और अभी पुनः प्रत्याशी हूँ। काउंटिंग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। किस प्रकार का इस बार इलेक्शन हुआ, क्या हावी रहा, इस पर क्या मुद्दा रहा देखिए, चुनाव का कुछ बताएं। हावी वही रहा है कि अधिवक्ता बंधु डबल ग्रेजुएटों का चुनाव था और हमारे जितने अधिवक्ता बंधु हैं ये सभी लोग सजग हैं और ये लोग अपने नेता को चुनने में बहुत ही सतर्कता और सावधानी बरतते हैं हमेशा भी। इस बार भी वो लोग जानते हैं कि कौन हमारा सही नेतृत्व कर सकता है और हमारा पूरा विश्वास है कि जिस तरह का उन लोगों ने वोटिंग किया है, भारी वोटिंग हुआ है। अब हर जगह 100% मतदान होने की खबर आई है, तो लोगों का उत्साह था और लोगों ने अपने भविष्य के लिए बिहार स्टेट बार काउंसिल के नेताओं को, अपने वकील बंधुओं ने, हमारे पूरे बिहार के अधिवक्ता बंधुओं ने जो अपना नेतृत्व चुना है, वो भारी बहुमत से सब लोगों को जो जिन लोगों को उन पर भरोसा जताया है उसको जिताने का काम करना है। और मैं आपके माध्यम से बिहार के सारे अधिवक्ता बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे पुनः दोबारा निर्वाचित करने के लिए पूरे बिहार से भारी संख्या में हमारे मतदाता बंधुओं ने वोटों की बारिश की है और मुझे विश्वास है कि पुनः मैं दोबारा चलिए ईश्वर करे आप पुनः जीत कर आए। अब सर आप अपना परिचय देते हुए कृपया हमारे दर्शकों को बताएं इस चुनाव के संबंध में और अधिवक्ता क्या उम्मीद कर इस बार वोट किए हैं, कृपया। मैं जयप्रकाश सिंह, एडवोकेट, सिविल कोर्ट पटना। 2010 और 18 में बिहार के अधिवक्ता बंधुओं ने हमें जिताने का काम किया। वर्तमान में जो चुनाव हुआ है उससे एक सशक्त बार काउंसिल का गठन हो और अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ कई योजनाएं लंबित हैं, जिसमें कि एकमत होकर उसको लागू कराने का काम करेंगे। जी, शांतिपूर्ण मतदान के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे बिहार के सभी मतदाताओं। जी धन्यवाद सर। और मेरे सामने रणविजय सिंह है जो विधि विमर्श पत्रिका के प्रधान संपादक हैं और मुझे जहाँ तक पता है इन्होंने भी चुनाव इस बार लड़ा है और साथ बार काउंसिल का ये पहली बार चुनाव लड़े हैं। तो सर बताइए हमारे दर्शकों को कैसा रहा चुनाव का आपका पूरा, तो बिहार भ्रमण किए, पूरे 38 जिला का यात्रा किए, क्या अधिवक्ताओं की समस्या को आपने महसूस किया, क्या उनके मन में तकलीफ है, क्या उनकी समस्याएं हैं, और अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या आप करेंगे उन अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए? सबसे पहले तो शिवानंद जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने स्टूडियो से चल के यहाँ आए और जैसा कि पूरे बिहार में अधिवक्ताओं को भी उत्सुकता है कि बार काउंसिल का चुनाव में हो क्या रहा है। कल से ही बहुत सारे मित्रों का फोन आ रहा था, कल ही कुछ लोग रिजल्ट के बारे में भी पूछ रहे थे, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी पूरे बिहार के जितने भी मतदान केंद्रों पे मतदान हुई है उस सारे को मिलाया जा रहा है और मिक्स करने के बाद उसकी काउंटिंग होगी। तो उत्सुकता में अधिवक्ता साथी पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन जैसा कि आपने दूसरा सवाल पूछा कि अगर आपको मौका मिलती है तो आप क्या करें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर अधिवक्ता साथियों का में सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं उनके आकांक्षाओं पर खरा उतरूंगा। मैं सबसे पहले, जैसा कि मैं अपने संकल्प पत्र में ही कहा था कि आज समय की जरूरत हो गई है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, तो जो भी चुन के आएंगे उनके साथ मैं कदम से कदम मिला के सबसे पहले प्राथमिकता रूप से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए
अपने स्तर से पूरा पालन। आपने बहुत अच्छा एक याद दिला दिया बात एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि डीबीए पटना के एक एडवोकेट हैं सुनील कुमार, तो पुलिस जो है उनके घर पे घुस गई और कोई दूसरे सुनील कुमार के नाम से वारंट था और उनको जबरदस्ती कॉलर पकड़ के खींचते हुए ले गई थाना में। काफी हल्ला हंगामा हुआ। बाद में पता चला कि वो सुनील कुमार नहीं है, लेकिन जानते बिना जानकारी के बिना छानबीन किए पुलिस इस प्रकार का रवैया वो भी वकील के खिलाफ अपनाती है। तो इसमें निसंदेह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है अधिवक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। बिल्कुल, जब इस घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली तो मुझे काफ़ी दुख हुआ और कभी कभी तो लगता है कि ऐसे घटनाओं में माने हम कलम के सिपाही जरूर हैं, लेकिन जब विषम परिस्थिति होगी और हमारे अधिवक्ता भाइयों के स्वाभिमान के साथ अगर कोई इस प्रकार से धांधली करेंगे तो इसके लिए हम एक क्रांतिकारी अधिवक्ता मंच आपको ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस जानबूझकर अधिवक्ताओं को टारगेट करती है, कोई बहाना ढूंढती है कि अधिवक्ताओं को कैसे? मेरे भी जमीन पर एक माफिया ने कब्जा करना चाहा तो मैंने उसकी शिकायत थानेदार को की। थानेदार ने मेरा शिकायत नहीं सुना। मैं डीएसपी के पास गया, उन्होंने भी नहीं सुना, इसलिए कि थानेदार डीएसपी मिले थे। मैं डीजीपी को आकर यहाँ अपनी शिकायत की। डीजीपी यहाँ से जांच के लिए भेजे, सुनते चलिए, और डीजीपी का जांच डीएसपी किया। वो मेरा स्वजातीय डीएसपी है लेकिन महाभ्रष्ट है, सत्येंद्र कुमार सिंह चकिया, और मैं पुनः यहाँ आकर बैठा हूँ। तो इस देखिए उसमें हमारी बात सुनिए, अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट रहता तो मैं भी इस भारत के नागरिक के तौर पर दावे के साथ लड़ता उस पुलिस वाले से। अब आप तो हैं, तब तो सर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अच्छी बात है। तो कोई डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट भी मांगेगा, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में पूरे तब तो प्रोटेक्शन तो देने की जिम्मेवारी स्टेट गवर्नमेंट की तो है ही। तो स्पेशली एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्यों? इसलिए कि आप न्यायालय में जब काम करते हैं तो एक अपराधी के विरुद्ध भी आप मुकदमा लड़ते हैं। वो अपराधी के नजर में आप विद्रोही उसका साथ अगेंस्ट पार्टी आपको टारगेट करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कहा। अब एक महिला एडवोकेट हैं और चुनाव के बारे में ये भी शायद मुझे जानकारी है कि इस बार कैंडिडेट रही हैं, चुनाव लड़ी हैं। अपना परिचय देते हुए हमारे चैनल के दर्शकों को बताया जाए। मैं अर्चना मिश्रा, पटना हाई कोर्ट एडवोकेट जी। और बार काउंसिल इलेक्शन में इस बार मैं प्रत्याशी थी। मेरा नंबर था 142। क्या आप कहना चाहेंगे चुनाव के बारे में? क्या हुआ, कैसा रहा और इलेक्शन कब तक चलेगा, किस प्रकार से काउंटिंग हो रहा है? इलेक्शन तो हो चुका जी। सब शांतिपूर्ण, हर जगह से रिपोर्ट है, सभी जगह शांतिपूर्ण। ये पहली बार आपका चुनाव था बार काउंसिल? हाँ, मैं पहली बार खड़ी हुई हूँ। चुनाव में अगर जीतती हैं तो आप अधिवक्ताओं के लिए क्या काम करेंगी? अधिवक्ताओं के लिए मेरा यह है कि आपकी आवाज़, मतलब हमारे अधिवक्ताओं को जिस जिस चीज़ का है कि हमारा ये नहीं, हर चीज़ तो एक बार में पूरा नहीं हो जाएगा, लेकिन हर उसमें हम प्राथमिकता को लेंगे कि क्या प्राथमिकता है, उसके बाद सेकेंड, इस तरह से हम उस चीज़ को हम करना चाहिए। इस बार लगभग कितनी महिला कैंडिडेट चुनाव में खड़ी हुई थी? 6 तो हैं खड़ी तो। 6 है। आज हमारे बीच बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव को लड़ने वाले एक कैंडिडेट श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी हैं और मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि कैसा इनका रहा चुनाव का पूरा कार्यकाल, कैसे चुनाव वोटिंग हुआ और काउंटिंग चल रही है, किस प्रकार का व्यवस्था है काउंटिंग में, कब तक काउंटिंग समाप्त होगी और क्या ये महसूस करते हैं अधिवक्ताओं की समस्या क्या है, कैसे अगर ये चुनाव जीत कर जाते हैं तो इनकी प्राथमिकता क्या होगी अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए, ये खुद अपने मुंह से बताएंगे। तो आइए अब इनसे साक्षात्कार लेते हैं। बताइए सर, अपना परिचय देते हुए। देखिए, मैं सुरेश कुमार गुप्ता, एडवोकेट, पटना सिविल कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये जो चुनाव जो हुआ है बिहार स्टेट बार काउंसिल का, काफ़ी अच्छा तरीके से बिहार बार काउंसिल के AOR उनके सहयोगियों द्वारा बहुत अच्छी तरह से किया गया है और मेरा पूरा विश्वास है कि मतगणना का जो काम भी है वो निष्पक्ष और बखूबी तरीके से होने का संभावना है। चलिए।
अगर आप जीत कर जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए? देखिए, अधिवक्ताओं की समस्या अनगिनत है, कोई एक समस्या हो तो कहा जाए, लेकिन मेरा पूरा प्रयास होगा कि उनकी जो समस्याएं होगी उनको प्राथमिकता के आधार पर मैं उसको दूर करने का कोशिश करूँगा। चलिए, केवल चर्चा न्यूज से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। और अभी तुरंत नया फिर चुनाव हुआ है और काउंटिंग जारी है, तो इस संबंध में मैं बिहार स्टेट बार काउंसिल भवन आया हूँ, तो इनसे मेरी मुलाकात हुई। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहा इनका चुनाव का पूरा दौरा और चुनाव में क्या अनुभव इनका रहा और काउंटिंग में क्या उम्मीद करते हैं, किस प्रकार का काउंटिंग चल रहा है। तो बताइए सर, अपने परिचय खुद देते हुए हमारे दर्शकों को इस इलेक्शन के बारे में जानकारी दीजिए। ये पिछले 2-2.5 महीने पूरे बिहार भ्रमण पे रहा मैं, और इसका अनुभव मुझे मिला जुला मिला। इलेक्शन 20 दिसंबर को संपादित हुआ, बट लास्ट 7 डेज में मुझे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। किस प्रकार का परेशानियों का सामना कि भाई जो पैमाना होता है वकालत का, उस पैमाने से उतर के बहुत से लोगों ने इस इलेक्शन में ल्यूक्रेटिव। अच्छा, तो इसके लिए तो एडवोकेट्स लोग स्वयं जिम्मेवार हैं इसमें। इसमें आप या कोई पदाधिकारी क्या कर सकते हैं? पदाधिकारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जी जी, मैं डबल ग्रेजुएट जो लर्नेड सो-कॉल्ड कहलाते हैं उनकी बात है। तो सुविधाओं, मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मूलभूत सुविधा का उस डिमांड से लेना देना नहीं था। मूलभूत सुविधाएं जो मैंने अपने पैम्पलेट में छपाई थी कि मैंने अपने विगत 5 साल में क्या किया मैंने, वो मूलभूत सुविधाओं से इतर। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। कुछ आपने जो पिछले विगत 5 वर्षों में किया, जो कि आप पूर्व पदाधिकारी रह चुके हैं, तो हमारे दर्शकों को कुछ समरी ब्रीफ कर दीजिए कि आपने क्या क्या किया है, और अगर आप जीत कर फिर आते हैं तो आगे भविष्य में और क्या योजनाएं हैं अधिवक्ताओं के? सामूहिक पहल से। जी हाँ, सामूहिक पहल से ही कोई योजना क्रियान्वित होती है। कोई भी एडवोकेट का वेलफेयर जो है वो सिंगल नहीं होता, वो कलेक्टिव एफर्ट से ही हो जी पॉसिबल है, समझे ना। तो सामूहिक पहल का प्रयास ये आया कि चेयरमैन के द्वारा बार काउंसिल, बिहार स्टेट बार काउंसिल के माननीय चेयरमैन के द्वारा एक रीट फाइल करके जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं बैठने की समस्या, उसका निराकरण के लिए रीट फाइल किया गया, जो अलाउ हुआ। बहुत इसके लिए आपकी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। और उसमें सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी तो भवन भी बनना शुरू हो गया है। दूसरा, सामंतवादी व्यवस्था रूपी AOR को सामूहिक प्रयास से इसको दूर करवाने का काम किया गया। जी हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो होना मैंने अपने मद से जी एडवोकेट्स के लिए जो दूर दराज से आते हैं पटना में, कोई काम पड़ गया, चाहे रुकने की व्यवस्था है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का अरेंजमेंट मैंने किया है। वैकल्पिक व्यवस्था आपने कराया कि भाई उस गेस्ट हाउस का कोई कमर्शियल पर्पस यूज नहीं होगा, वो एडवोकेट्स के लिए एनी टाइम फ्री है। देखिए दर्शकों, कितना महत्वपूर्ण काम है कि अगर कोई अधिवक्ता दूर दराज के गांव से पटना आते हैं अपने काम के लिए, तो उनको वैकल्पिक व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था पंकज जी ने किया है। तो मैं जानना चाहता हूँ कहाँ आपने व्यवस्था किया ताकि जो अधिवक्ता दर्शक हो वो इसका लाभ ले सके? हॉस्पिटल बाईपास पे है, हॉस्पिटल बाईपास, उसी के बगल में कविलासो इनक्लेव है, उसमें एक फ्लोर मैंने कन्वर्ट कर दिया गेस्ट हाउस के रूप में। आप अपना मोबाइल नंबर दर्शकों को दे दें ताकि वो आपसे संपर्क कर सकें, अगर पटना आते हैं तो संपर्क, या कहाँ संपर्क कर सकेंगे? 700424295999। चलिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने अधिवक्ताओं के। इसी तरह से AOR हो गया, बैठने की व्यवस्था की बात हो गई, और 4-5 चीजें थी। एक समस्या और है कि एडवोकेट को प्रताड़ित किया जाता है प्रशासन के द्वारा। देखिए सर, या उनको बेमतलब का परेशान किया जाता है। ये चीजें इस पर नहीं। जी, ये चीजें यहाँ पे एटीट्यूड और ईगो की बात होती है। ये चीजें रुकेंगी नहीं। हाँ, लेकिन इसके लिए अगर जेन्युइन ये मुद्दा आता है सामने, तो उसकी दुरुस्त कार्रवाई करने की, अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए तो इस पर तो वो रोक लग सकता है। वो थ्रेशोल्ड पे आ चुका है। जैसा कि BCI के तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन है, वो थ्रेशोल्ड पे आ चुका है, कभी भी इम्प्लीमेंट हो सकता है आने वाले, देखते हैं आने वाले 4-5 महीने के अंदर। चलिए, आपको मैं अग्रिम बधाई देता हूँ, ईश्वर करे आप पुनः जीत कर फिर आए। मेरी 2 लड़ाई अभी है, अगर मैं जीत के जाता हूँ दोबारा, बता दिया जाए। 2 लड़ाई है कि क्लेम जो
वेलफेयर के पैसे का जो अभी तक अटका हुआ है 6 लाख, मेडिक्लेम, डेथ क्लेम बहुत सारा पेंडिंग है, वो डबल 2.5 गुना कराने का मेरा जो है। और अगर नहीं हुआ तो हाँ बिल्कुल, 5 रुपए से 25 रुपए वेलफेयर स्टाम्प हो गया, लेकिन अधिवक्ताओं का वेलफेयर फंड का पैसा बढ़ा नहीं। इसमें हम मेरा है कि भाई हम लोग कलेक्टिव एफर्ट से रीट फाइल करके इसको कराएंगे। सरकार निरंकुश है, वकील के बारे में सोचती नहीं है, बजटरी प्रोविजन कुछ नहीं है। इसकी व्यवस्था बार काउंसिल की तरफ से पुरजोर तरीके से करवाने की बात है। ऑडिट जो 20 साल से बंद था वो कंक्लूड हो चुका, वो रिपोर्ट जारी होगा। उसके बाद हम लोग सरकार पर दबाव बनाएंगे कि हम लोग के लिए कुछ बजटरी प्रोविजन मिला है, सालाना बजट। ठीक है, केवल सत्य न्यूज से बात करने के लिए आपको धन्यवाद। अभी पटना हाई कोर्ट बार काउंसिल में इस बार बिहार स्टेट बार काउंसिल का चुनाव जो हुआ है और अभी काउंटिंग चल रहा है, उस इलेक्शन में एक कैंडिडेट हमारे सामने खड़े हैं। मैं डायरेक्ट इन्हीं से पूछता हूं, ये अपना खुद परिचय देते हुए, क्या चल रहा है इलेक्शन का माहौल, कैसा चुनाव रहा और काउंटिंग कब तक समाप्त होगी, क्या ये अधिवक्ताओं के लिए करेंगे, क्या विचार है, मैं इनसे डायरेक्ट पूछता हूं। तो सर बताया जाए, अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं मनोज कुमार सिंह बार काउंसिल चुनाव का एक उम्मीदवार हूँ। सीरियल नंबर 99 था मेरा है। और अभी चुनाव तो संपन्न हो गया। चुनाव के बीच कई जिलों में मैं नहीं जा सका, उन वहाँ के मतदाताओं से मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे पहले। और जहाँ गया वहाँ का माहौल काफ़ी सकारात्मक दिखा और लोगों में बदलाव की भावना दिखी। वकीलों में जो किस प्रकार की बदलाव की भावना? पुराने लोग जो जमे हुए हैं बहुत दिनों से जी, और कुछ हो नहीं पा रहा, इसका उन्हें मलाल है, इसलिए वो बदलाव चाहते हैं। आपका कहना है कि जो अधिवक्ता वर्ग हैं, जो वोटर हैं, उनका विचार है कि इस बार पुराने लोगों को हटाकर नए कैंडिडेट को चुनकर बार काउंसिल भवन भेजा जाए। कुछ लोगों ने काम भी किया है, सारे लोग नहीं काम। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप क्या काम करेंगे जब अगर चुनाव जीत कर आप पहुंचते हैं बार काउंसिल में, तो आपकी क्या योजना है? हमारी तो कई योजनाएं हैं। मसलन जब हम जीत के जाते हैं तो सबसे पहले बिहार के सभी बार में जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनकी जो मूलभूत आधार संरचना है, उसको हम मजबूत करेंगे जी जी बार काउंसिल के माध्यम से। किस प्रकार का मूलभूत संरचना? जैसे बिल्डिंग है, वहाँ बैठने की समस्या, बैठने की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं। क्योंकि आज अभी तक जो व्यवस्था है, आप भी देखते होंगे कि एसोसिएशन पर लोग डिपेंड रहते हैं। तो कहीं रिच एसोसिएशन है, कहीं अच्छा एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं तो अच्छा काम होता है, लेकिन कहीं एसोसिएशन हमारा कमजोर है, कहीं उसके पास साधन नहीं है, और कहीं गलत लोगों के हाथ में एसोसिएशन चला गया है, तो वहाँ वकीलों के हित में कार्य नहीं हो पाता है। जी जी जी। और सारे पैसे का बंदर बांट कर लेते हैं लोग आपस में। ट्रांसपेरेंसी रहे, इसके लिए आपके पास क्या योजना है? ट्रांसपेरेंसी के लिए है कि ऑनलाइन व्यवस्था जो रजिस्ट्रेशन का है, जो वित्तीय व्यवस्था है, सबको ट्रांसपेरेंट रहे, और ऑडिट समय से होना चाहिए। ऑडिट नहीं होने के चलते हम लोग कई तरह के लॉस में हैं। मसलन जो कोरोना के काल में हम लोग को अनुदान नहीं मिल पाया सरकार से, सिर्फ ऑडिट नहीं होने के कारण। ऑडिट रिपोर्ट मांगा जा रहा था जो हम लोग पेश नहीं कर पाए बार काउंसिल के माध्यम से। इस कारण से हम लोग को अधिवक्ताओं को अनुदान से वंचित रहना पड़ा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है जी। तो इसलिए इस चीज को तो ट्रांसपेरेंट होना ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और भी कई कार्य हैं जो हमारे जहन में है। एक समस्या प्रमुख देखने को आती है, ये पुलिस वर्सेस एडवोकेट होता है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, उस पर क्या करेंगे आप? क्या हो रहा है एक्ट के लिए? हम लोग बहुत दिन से अधिवक्ताओं की मांग से लागू कराने का ये हमारा प्राथमिकता में, हमने अपने बैलेट वो पर्चे में लिखा था प्राथमिकता के तौर पर। दूसरा, आप देखते होंगे कई जगह एडवोकेट को आया, FIR हुआ और इधर अरेस्ट करके चल दिया, बाहर से आया उठा के चला गया। इस पर रोक लगना चाहिए। इसके लिए हम CRPC की धारा 197 में
एडवोकेट शब्द इंक्लूड कराने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, नई बात आपने बताई है और मैं मेरी पूरी टीम और आपको इसके लिए बधाई देती है कि आप जल्द से जल्द आप चुनाव जीतें और आपकी जो योजनाएं हैं अधिवक्ताओं के लिए वो आप क्रियान्वित करें। केवल सच न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।